अरे कोई छुड़ाओ इसको, कोई छुड़ाओ। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एडवोकेट जगजीत कुमार भट्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं दिल्ली के साकेत कोर्ट में एक महिला को एवं उसके वकील को एक व्यक्ति ने गोली मारी है। जैसा कि आप सभी ने वीडियो में देख रहे होंगे कि किस तरीके से वो व्यक्ति पहले महिला को गोली मारता है, उसके बाद उसके एडवोकेट को गोली मारने लगता है। दोस्तों अच्छा, जो ये आरोपी व्यक्ति है दोस्तों, जो गोली मार रहा है महिला को एवं उसके एडवोकेट को, वो भी एक एडवोकेट ही है, लेकिन एडवोकेट ही था, लेकिन इस पर बहुत सारे क्रिमिनल और सिविल केसेस पेंडिंग थे और इसने बहुत सारे चीटिंग और फॉर्जरी जैसे कार्य किए हैं, जिसके वजह से आज से 2 साल पहले बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इसके लाइसेंस को रद्द कर दिया था। इधर जो आरोपी कामेश्वर सिंह है जिसने गोली मारी है, उसने पुलिस को फर्द बयान में यह कहा है कि जो महिला हम उसके एडवोकेट है, उसने मेरे साथ 25 लाख रुपीस का चीटिंग किया है और फॉर्जरी किया है, जिसमें इस महिला ने मात्र मुझे 3 लाख रुपीस दिए थे और बाकी मेरा एक पैसा नहीं दे रही थी। तो इसी मामले पे मैंने केस किया था और केस की सुनवाई की हियरिंग थी जब ये इंसिडेंट हुआ। तो इसने ये भी कहा कि इस महिला ने और इन एडवोकेट्स ने मिलकर मेरे साथ इतना बड़ा फ्रॉड किया है और चीटिंग की है, इस वजह से मैंने इनको गोली मारी है। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि और बाकी जब गोली मार करके और फरार हो गया, और फरार होने के बाद अभी उसे अरेस्ट कर लिया है दिल्ली पुलिस ने। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, दिल्ली के जो सीएम है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने केंद्र सरकार पे बड़ा आरोप लगाया है और कहा है कि दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर जो है वो केंद्र सरकार से मेंटेन नहीं हो रहा है। दोस्तों इस तरह की ही घटना आज से 2 साल पहले दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में घटी, जहां पे जो गैंगवॉर हुआ था, जिसमें एक बड़े गैंग के लीडर को मार दिया गया था। उस समय भी जो आरोपी है वो एडवोकेट के ड्रेस में आया भी था। और ये वकीलों की सुरक्षा को भी लेकर के एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है दिल्ली के अंदर और पूरे भारत के अंदर दोस्तों, कि जब भी वो किसी का केस लड़ते हैं तो उनको और उनके परिवार वालों को तरह तरह के सामनाओं जो है वो करना पड़ता है, तरह तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उसको लेकर के बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की भी मांग की है। पूरे इंडिया में मांग हो रही है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की भी मांग हो रही है। अब मैं दोस्तों आपसे ये बता रहा हूं कि जिस तरीके से आप जानते होंगे, नहीं जानते हो तो इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूंगा कि जो दिल्ली पुलिस है वो केंद्र सरकार के अंदर में आती है, न कि दिल्ली सरकार के अंदर में आती है। तो सबसे बड़ा प्रश्न इस तरह की घटनाओं से केंद्र सरकार से होता है, क्योंकि केंद्र सरकार दिल्ली पुलिस को कंट्रोल करती है। और ये प्रश्न जो है सही भी है कि आखिर लॉ एंड ऑर्डर में दिल्ली पुलिस जो है और केंद्र सरकार बैठ के क्या कर रही है, जब इस तरह की घटनाएं कोर्ट प्रीमाइसेस में हो रही हैं। और एक यही घटना ही नहीं दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भी आपने देखा कि किस तरीके से अतीक को उसके भाई को मार दिया गया। जो इस तरह का लॉ एंड ऑर्डर वहां पे कहा जा रहा था कि बहुत अच्छा है, और उन दोनों को मार दिया गया। और सबसे बड़ा बात दोस्तों कि इन अपराधियों को ये हथियार मिलते कहां से है, हम ये बात करेंगे। और दोस्तों हम ये बात करेंगे कि जो भारत में आर्म्स एक्ट 1915 है, इसको लेकर के क्या प्रावधान है। और हम ये भी बात करेंगे दोस्तों कि इस तरह की घटनाओं को देखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हाल फिलहाल में कहा था कि देश में बिना लाइसेंस वाले हथियारों के उपयोग पर हर हाल में अंकुश लगाना होगा। दोस्तों मैं पढ़ के सुना रहा हूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इलीगल जो वेपन्स हैं उसको लेकर के कितनी बड़ी बातें कही थी। तो दोस्तों द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्टेटेड दैट द यूज ऑफ अनलाइसेंस्ड फायर आर्म्स इन द कंट्री शुड बी कर्ब्ड एट ऑल कॉस्ट, यानी किसी भी कीमत पर इसे हमें रोकना होगा। ए बेंच ऑफ जस्टिस के.एम. जोसेफ एंड जस्टिस बी.वी. नागरत्ना स्टेटेड वी हैव ruthlessly rooted आउट, यानी कि हमें इसे पूर्ण रूप से खत्म करना होगा, इस पे अंकुश लगाना होगा अनलाइसेंस्ड फायर आर्म्स पे। इसके बाद दोस्तों आगे बेंच ने कहा कि द बेंच ऑल्सो नोटेड दैट द सिंस फायर आर्म्स सो इजीली अवेलेबल, जो फायर आर्म्स है अनलाइसेंस्ड फायर आर्म्स जो है वो इजीली तरीके से अवेलेबल हो जाता है। द नंबर ऑफ केसेस एंड द डीज हैड was at whopping 25,000, यानी कि इस साल पूरा अगर आप देखें केसेस का
तो 25,000 केसेस को पूरे इंडिया में नोटेड किया गया और इसी को लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा था कि अनलाइसेंस हथियारों पे हमें अंकुश लगाना ही होगा, हमें अंकुश लगाना ही हो जाएगा, क्योंकि एक सभ्य समाज में इस तरह के अनलाइसेंस फायर आर्म्स का कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि आर्म्स एक्ट 1959 जो है वो क्या कहता है और उसके सेक्शंस पे भी हम ध्यान देंगे, उसके सेक्शन 3 क्या कहता है, क्योंकि भारत में अभी लाइसेंस फायर आर्म्स के कंट्रोल करने के लिए, आर्म्स के लिए जो भी कानून है ये सबसे प्रभावी कानून है और इस कानून में मैं दोस्तों आपको पढ़ के बताऊंगा कि इसका सेक्शन 3 जो है वो क्या कहता है। तो सेक्शन 3 कहता है कि लाइसेंस ऑफ एक्विजिशन एंड पोजीशन ऑफ फायर आर्म्स एंड एमुनिशन। सेक्शन 3 का सब क्लॉज सबसेक्शन 1, नो पर्सन शैल एक्वायर हैव इन हिज पोजीशन और कैरी any firearms or ammunition unless he holds in this behalf a license issued in accordance with the provision of this act। यानी कि दोस्तों किसी भी भारतीय को अगर यह हथियार लेना है अपनी सुरक्षा के लिए या किसी काम के लिए तो उसके पास एक लाइसेंस होना चाहिए और वो लाइसेंस जो होना चाहिए द आर्म्स एक्ट 1959 के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अब दूसरी बात, दूसरा सेक्शन में इसमें पढ़ के दोस्तों आपको सुना रहा हूं, इसमें आगे मैं पढ़ के बताऊं आपको लिखता है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सबसेक्शन 1 इन पर्सन अदर देन ए पर्सन रेफर्ड इन सबसेक्शन 3 शैल एक्वायर्ड हैव हिज पोजीशन ऑफ कैरी एट एनी टाइम मोर देन 2 फायर आर्म्स। यानी कि एक व्यक्ति जो है 2 से ज्यादा फायर आर्म्स, 2 से ज्यादा हथियार नहीं रख सकता है। द आर्म्स एक्ट 1959 के सेक्शन 3 के क्लॉज सबसेक्शन 2 में आप पढ़ेंगे, वहां स्पष्ट तौर पे लिखता है कि कोई भी व्यक्ति 1-2 से ज्यादा हथियार अपने पास नहीं रख सकता है। सॉरी, अब 1 से ज्यादा अगर हथियार कोई व्यक्ति रखता है तो उसे सेंट्रल गवर्नमेंट के रिकॉग्नाइज राइफल्स एसोसिएशन का मेंबर होना होगा या डीलरशिप उसके पास होनी होगी। वो व्यक्ति जो है दोस्तों ले सकता है, 2 से अधिक हथियार रख सकता है। और मैं ये भी बात बताऊंगा दोस्तों कि 2 से अधिक और भी कौन व्यक्ति रख सकते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति जो है दोस्तों कोई भी जो भारत का नागरिक है अपने पास 2 से ज्यादा हथियार नहीं रख सकता है। और बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस कानून में संशोधन करके स्पोर्ट्स पर्सन जो शूटर्स होते हैं दोस्तों, आप जानते होंगे इंटरनेशनल शूटर्स जो हैं उनके लिए ये व्यवस्था दी गई, क्योंकि उन्हें दिक्कत हो रही थी। इस कानून में संशोधन करके उन्हें 12 फायर आर्म्स यानी 12 हथियार दिया गया शूटिंग कंपटीशन के प्रैक्टिस के लिए। यानी आप नट सेल में समझें कि भारत में किसी भी व्यक्ति को 2 से ज्यादा हथियार नहीं मिलेगा। अगर वो व्यक्ति कोई इंटरनेशनल शूटर है तो सिर्फ 12 हथियार भारत सरकार इशू कर सकती है, कंसर्निंग अथॉरिटीज। अब इस फायर आर्म को लेकर के जो रिन्यूअल कराना पड़ता है दोस्तों, 5 इयर्स में इसका रिन्यूअल होता है। अगर इसके सेक्शन 15 में अगर आप जा करके देखेंगे तो वहां लिखा गया है, इसके सेक्शन 14 को अगर आप पढ़ेंगे तो किसे नहीं दिया जा सकता है हथियार जो लाइसेंस है उसे किसे नहीं दिया जा सकता है। उस व्यक्ति को जिसकी 21 वर्ष से अगर उम्र कम है तो उसे नहीं दी जा सकती है। वो व्यक्ति जो अनसाउंड माइंड का है उसे नहीं दी जा सकती है। वो व्यक्ति जो, बहुत सारे इसमें क्लॉजेस हैं दोस्तों, मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि फायर आर्म्स की जानकारी आपको रखनी होगी और क्योंकि ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। आगे बताऊं दोस्तों, तो इस कानून का अगर आप उल्लंघन करते हैं तो 3 साल से लेकर के आजीवन कारावास तक की सजा है। अब दोस्तों सोचने की बात है कि आखिर इतने स्ट्रिक्ट लॉ होने के बाद भी हमारे देश में इल्लीगल तरीके से हथियारों की तस्करी और मैन्युफैक्चरिंग कैसे हो रही है। तो इसके पीछे का कारण है दोस्तों, हमारे बिहार के मुंगेर जिला में इल्लीगल हथियारों को बनाया जाता है, क्योंकि यहां ऑथराइज तरीके से 37 कंपनीज हथियारों का मैन्युफैक्चरिंग करती हैं और पूरे भारत में गन मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी जो है वो लगभग 97 है। दोस्तों बिहार के मुंगेर में स्वदेशी हथियारों जैसे रिवॉल्वर, गन, राइफल्स, कार्बाइन, अमेरिकन एंड इटालियन गन्स, स्मिथ एंड वेसन्स एंड बैरेटा जैसे गन्स का इल्लीगल तरीके से मार्केटिंग होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि ये बहुत ही कम दाम पे वहां पे उपलब्ध हो जाते हैं, जहां अपराधी जो है दोस्तों इसको अपराधियों को आसानी से मिल जाता है। और हत्याओं का जो दौर चलता है वो देखने लायक है पूरे भारत में, बिहार सहित पूरे भारत में। आप देख सकते हैं कि जिस भी गन से
हत्या होती है तो आपको यही मालूम चलेगा कि इल्लीगल तरीके का गन है, इल्लीगल तरीके का गन है। दोस्तों, बिहार पुलिस के एक रिपोर्ट को अगर आप देखेंगे तो उसमें बिहार पुलिस के अकॉर्डिंग साल 2001 से लेकर के साल 2017 तक पुलिस ने 41,333 इल्लीगल स्वदेशी हथियारों को सीज किया है तथा 599 इल्लीगल गन फैक्ट्रीज को सीज किया है और दोस्तों 2,29,647 कार्टिलेज यानी कारतूस को जब्त किया है। और ये हाल है हमारे बिहार का दोस्तों। ये बिहार पुलिस की रिपोर्ट है जिसमें बिहार पुलिस ने कहा कि ये इतना हम लोगों ने हथियार और हथियारों के कारतूस और इतने सारे के इल्लीगल गन फैक्ट्रीज को हमने सीज किया है। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से अपराधियों को नेक्सस आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से अपराधियों को जो है ये हथियार मुहैया होती है। बाकी आपको ये जानकारी कैसी लगी दोस्तों, अपने कमेंट बॉक्स में राय दें। देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल दोस्तों, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरे यूट्यूब चैनल को दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।